कि 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन हुआ जिसने SC/ST एक्ट को पुनर्जीवित कर दिया और मरने नहीं दिया, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप एक अधिवक्ता को बुलाते हो और एक समाज के दर्द को अगर आप यथार्थ में जीना चाहते हो तो उस यथार्थ की कुछ सच्चाइयां समझिए। उस नदी के उस पत्थर की तरह मत बहिए जो बिल्कुल गोल हो चुका है। अगर आपको खड़े होना है तो बिल्कुल सीना तान के खड़े होना है, जैसे कि अचल राह जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। हम एक फेक इल्यूजन, एक झूठे भ्रम में जी रहे हैं कि हमने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन करके इस समाज को न्याय दिलाया। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। मेरे बड़े भाई सुनील आज़ाद जी भी यहाँ पर हैं, आर बाग साहब भी हैं, और अभी जितने एडवोकेट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, हम इस बात को समझेंगे कि क्या 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन सक्सेसफुल था या नहीं था। हर इलेक्शन के बाद, हर चुनाव के बाद उसकी समीक्षा होती है, उसमें जीत हार का आकलन किया जाता है, परंतु इस समाज ने कभी भी 2 अप्रैल 2018 के बाद इस आंदोलन की समीक्षा नहीं की। और मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आंदोलन की समीक्षा करें कि क्या यह सक्सेसफुल था या नहीं था, क्या लीगली हमने इस लड़ाई को जीता या नहीं जीता। इस बात के लिए हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, हम एक शुरू करते हैं कि ये लड़ाई क्या थी। एक जजमेंट आया था, जजमेंट का नाम था काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट 1989 में बना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी लोग हैं उन लोगों को न्याय दिलाया जाए। उन्हें अगर कोई उन पर अत्याचार होता है तो उसके लिए एक विशेष लॉ, स्पेशल लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हिच वाज फॉर द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन द SC/STs। उससे पहले एक एक्ट था सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट, सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट, और वो सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो था वो प्योरली बेलेबल था। उसके बाद केंद्र में एक बिल लाया गया जिसे अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के नाम से जाना गया, और उसके अंदर कुछ जो प्रावधान थे या अधिकतर प्रावधान जो हैं वो गैर जमानती नॉन बेलेबल बनाया गया, और ये जो एक्ट है वो कॉग्निजेबल बनाया गया, यानी संज्ञेय अपराध उसको बनाया गया। उसके बाद क्या होता है, एक मामला जाता है, मामला महाराष्ट्र से आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, जस्टिस यू ललित और जस्टिस गोयल, जस्टिस यू ललित और जस्टिस गोयल साहब की बेंच थी। तो इससे पहले जो हमारा बेयर एक्ट था उसके अंदर एक सेक्शन 18 था। सेक्शन 18 वाज दैट एंटीसिपेटरी बेल विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 18 जो अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम का था वो कहता था कि कभी भी SC/ST के अंदर अगर FIR होगी तो उस पे जो एंटीसिपेटरी बेल है उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। वेल स्टैब्लिश्ड लॉ। इस स्टैब्लिश्ड लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, काशीनाथ महाजन की जजमेंट में आते हैं। काशीनाथ महाजन की जजमेंट में एक शब्द आता है कि प्रायर टू अरेस्ट ऑफ एनी अक्यूज्ड पर्सन पुलिस विल ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स like SSP or DSP, then only police will arrest to the accused person। ये एक लॉ आ गया। लॉ आने के बाद ये मुझे नहीं पता, ये मेरा व्यक्तिगत मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसका सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं पता कि वो आंदोलन हुआ, किया या करवाया गया, लेकिन 2 अप्रैल को सभी लोग हमारे सड़कों पर आते हैं। उन सड़कों पर आने के बाद हमारे हजारों लोगों के खिलाफ FIR होती है, और हजारों लोगों के खिलाफ FIR होने में हमारे लाखों लोग और लाखों युवा लोग नहीं, बुजुर्गों के खिलाफ FIR जो हुई वो सिर्फ नाम मात्र की हुई। अधिकतर FIR में वो टारगेट हुए जो इस समाज का भविष्य थे और जिन्हें इन समाज को लीड करना था। तो मैंने बताया 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, करवाया गया या स्पॉन्सर था, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद हमारे 21-22 लोग ऑफिशियली मारे भी गए, और अनरिपोर्टेड भी बहुत सारे हमारे ऊपर अत्याचार हुए। राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लोगों को टारगेट किया गया। उसके बाद क्या होता है कि काशीनाथ महाजन की जो जजमेंट है उस जजमेंट में सिर्फ एक बात लिखी गई थी कि अगर आप किसी भी आरोपी को अगर आप अरेस्ट करोगे तो उसके लिए आपको प्रायर इंक्वायरी लेनी जरूरी है। हमें यह बताया गया कि SC/ST एक्ट खत्म हो गया,
सबको बताया गया। और जाहिर बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। सभी लोग सड़कों पर उतरे, कुछ लोग उतारे गए, कुछ लोग जानबूझकर उतरे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि आज ऐसा क्या हुआ कि 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन हो गया। क्योंकि आज तक हमारे भारत में मेरी उम्र में कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आए। हम कभी रिजर्वेशन के लिए अपने सड़कों पर नहीं आए इतने बड़े पैमाने पर, कभी रेप के लिए हम सड़कों पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं आए, मास नरसंहार हमारे साथ लोगों के साथ हुआ तब हम सड़कों पर नहीं आए। लेकिन हम 2 अप्रैल को आ जाते हैं। हमें लगता है हम अपनी पीठ तब थमाते हैं कि हाँ हमने 2 अप्रैल का आंदोलन किया, वो सक्सेसफुल हो गया और हमने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बचा लिया। परंतु यथार्थ की स्थिति सुनिए। मैं अपने बड़े भाई सुनील कुमार आजाद जी को ये बात बताना चाहूंगा कि सैकड़ों मुकदमे SC/ST एक्ट के दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आज भी ऐसे हैं जिसके अंदर पुलिस जो है 41A का नोटिस देके चार्जशीट फाइल करती है और एक्यूज को अरेस्ट नहीं करती। कम से कम काशीनाथ महाजन की जजमेंट से पहले यह बात थी कि एक्यूज जो है वो गिरफ्तार होगा। परंतु आज अगर मुकदमा दर्ज होगा तो आपको शायद ये बात विश्वास ना हो कि दिल्ली जैसे शहरों में 307 लगने के बाद, SC/ST एक्ट लगने के बाद पुलिस जो है 41A का नोटिस देकर उस बंदे को थाने से ही जमानत दे देती है, और जो कि बिल्कुल भी एज पर दी SC/ST एक्ट नहीं है। क्या सुनील कुमार आजाद जी, इससे मैं और RR बाग जी से मैं पूछना चाहूंगा क्या इस बारे में मैं सही हूं या नहीं हूं? दूसरी बात, अनिश कुमार की जजमेंट का वो सहारा लेते हैं कि ऑफेंसेस हु आर बिलो देन 7 years विल बी ट्रीटेड एज ए बेलेबल एंड द ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन इन द SC/ST एक्ट फर्स्ट शेड्यूल टोटली बेलेबल एज पर द अनिश कुमार जजमेंट। तो क्या काशीनाथ महाजन की जजमेंट के बाद जो हमने आंदोलन किया वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? उस आंदोलन के तुरंत बाद सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है और सरकार एक बिल बनाती है। बिल बनाने के बाद में कहती है कि सेक्शन 18A के अंदर में जो इंक्वायरी है वो मैंडेटरी नहीं है। वो बिल आता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन फाइल होती है जो अप्रूव करती है कि जो सरकार ने जो बिल बनाया है कि इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी प्रायर टू अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन इज नॉट राइट इन लॉ and we are abolish that judgment of काशीनाथ महाजन। SC/ST एक्ट में हम आते हैं। उसके बाद क्या होता है, काशीनाथ महाजन की जजमेंट हुई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की रिवीजन पिटीशन हुई, केंद्र सरकार बिल ले आई। लेकिन आज की स्थिति यह है कि SC/ST एक्ट के अंदर जितनी भी FIR दिल्ली के अंदर होती हैं उनके अंदर गिरफ्तारी नहीं होती। उन सभी को जमानती धाराएं मानकर पुलिस जो है वो अपराधियों को थाने से जमानत दे देती है और पुलिस कहती है कि हमने 41A का नोटिस दे दिया है और अनिश कुमार की जजमेंट के हिसाब से जो ऑफेंसेस हु आर लेस देन 7 years आर बेलेबल, हेंस द ऑल द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर SC/ST एक्ट इज बेलेबल। लेकिन हमारा आंदोलन भी हुआ, हमारे सैकड़ों हजारों लोग उसमें जेल भी गए, FIR भी हुई। आज हम इसी समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या आंदोलन का प्रारूप रहा और हमने क्या मिला, क्या SC/ST एक्ट खत्म हुआ। SC/ST एक्ट जजमेंट से पहले भी खत्म नहीं हुआ था और आज भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत है लॉ का कि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल टू द जनरल लॉ। जनरल लॉ होता है CRPC और IPC और स्पेशल लॉ होता है SC/ST एक्ट। लेकिन अब क्या होता है, केंद्र सरकार हमारे साथ खेल खेलती है और हमें सिंपैथी लेने की कोशिश करती है कि नहीं हमने आपका SC/ST एक्ट रिस्टोर करा दिया है और अब वो पहले जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा में भी बहुत एट्रोसिटीज होती हैं। उन सभी के अंदर SC/ST एक्ट जहां लग जाता है वहां पूरा सिस्टम जो है एक्यूज को बचाने के लिए काम में लग जाता है। परंतु हमारे जो बच्चे जिनके खिलाफ FIR हुई, FIR किन धाराओं में हुई, FIR का परिणाम क्या हुआ, क्या हमें उससे न्याय मिला या नहीं मिला? न्याय मिला। देखिए लॉ का एक सिद्धांत है, इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। आप जब तक जो है इनोसेंट माने जाओगे जब तक कि आपको जो लॉ की एक प्रक्रिया के द्वारा आपको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। परंतु हमारे जितनी भी FIR हुई हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर 148 149 IPC में FIR दर्ज हुई, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में FIR दर्ज हुई, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर में FIR हुई।
मैं बताना चाहता हूँ नॉन अवेलेबल सेक्शंस में भी हमारे लोगों को जेल में डाला गया, और स्थिति ये रही कि जिन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगनी थी उनमें चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने का मतलब ये था कि देखिए एक प्ली ऑफ अलेबाई है, लॉ में एक सिद्धांत एविडेंस का है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह मौजूद है तो वो उस बात को डिफेंस लेके उसको हम जो है इनोसेंट प्रूव करा सकते हैं, परंतु लॉ प्ली ऑफ अलेबाई हमारे केसेस में नहीं ली गई। और मेयर जो डिस्क्लोजर के आधार पर कि अगर, और ये देखिए कि ये नहीं कि 1 2 3 4 5 लोगों के नाम एफआईआर में आए, पूरे गांव में जितने भी 18 से 32 साल के युवा थे सबके नाम उन्होंने लिख दिए, और वो सारे के सारे डिस्क्लोजर के आधार पे आज अपराधी है। और प्ली ऑफ अलीबाई इस वजह से हम नहीं ले पाए क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा नहीं है। जुडिशियल सिस्टम हमारे अंडर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास अच्छे वकील नहीं है। अगर हमारे पास जो अच्छे वकील है, हमारा समाज उनको डिस्कार्ड करता है और ये मानता है कि ये हमारी पैरवी के लिए जो है काबिल नहीं है। और उसी का कारण ये रहा कि हमारे जो अधिकतर मुकदमे जो खराब हुए दूसरे लोगों ने खराब की, उन्होंने चार्ज पे उन्हें चार्ज शीटेड कराया, जबकि हमारी मेन आर्ग्यूमेंट ये होनी चाहिए थी कि चार्ज पे उन्हें डिस्चार्ज कराएं। डिस्चार्ज अगर वो नहीं होते तो उसकी अपील में जाए, अपील में हाई कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे पास बहुत सारे आर बाग जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे वकील हैं जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। परंतु क्या वो आज तक ऐसा हुआ? क्या 2 अप्रैल का एक भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर आया कि ये व्यक्ति वहां मौजूद था और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? वो नहीं हुआ। हाँ, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेजेस करने के नाम पे 148 149 186 183 307 308 इन्होंने लगाई, क्या उस पे हम अच्छी तरीके से मुकदमों को लड़े? हमने एक रास्ता अपनाया कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मुकदमों को वापस ले। अगर कसाई मुर्गे और बकरों पर रहम करने लग जाए तो कसाई की दुकान बंद हो जाएगी। और हम आज उस बंद मुर्गे की तरह उनके सामने फड़फड़ा रहे हैं कि हमें हलाल मत करो, हमें माफ़ कर दो, जबकि हम दोषी नहीं हैं। तो क्या ये जो लड़ाई है सरकार के माध्यम से लड़ी जा सकती है? क्या हमारी जो मांग है वो हमारी संवैधानिक मांग है या भीख है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। अगर ये संवैधानिक मांग है तो क्यों आज हम यहाँ मंच पर खड़े होने से डर रहे हैं? अगर ये हमारी संवैधानिक मांग है तो क्यों ना इसके लिए भी एक आंदोलन हुआ। आपने उस चीज के लिए आंदोलन तो कर लिया जो आपका नहीं था, लेकिन आप उस चीज के लिए आज भी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है जो आपका है। उनकी अगर एक लड़की का रेप हो जाए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक हमारे तो सैकड़ों लोग आज भी जेल में बंद है, सड़ रहे हैं। तो क्या हमारा ईमान और हमारे हौसले इतने मरे हुए हैं कि हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते? अगर खड़े भी नहीं हो सकते तो कम से कम दर्द तो दिखाए। हो सकता है कि हम फिजिकल यहाँ ना आ पाए, ठीक है, मत आइए, कम से कम जहाँ है वहाँ तो हम प्रोटेस्ट करें। अगर हमें प्रोटेस्ट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है तो प्रोटेस्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की 2 किताबों या 2 पेजों तक सीमित नहीं है। उसे हम एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं कर पाए, सवाल यह है कि क्या अगर आज हम 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन की समीक्षा के लिए 4 साल बाद जागे हैं, लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो इस आंदोलन के लिए क्या हम 4 साल बाद जागेंगे? सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए क्या सिर्फ ललित वरुण और हापुड़ की टीम की ही ठेकेदारी है कि वो करेंगे, या दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कन्याकुमारी, केरला और इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है? परंतु सब अपनी जिम्मेदारी से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डर कि हाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। और तेरे कथ पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कथ पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा तो आएगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि समाज के अंदर सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही एक इज्जत की नजरिए से देखा जाता है, परंतु अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं करता और सामाजिक संघर्ष कर रहा है, वकील है या प्राइवेट काम कर रहा है, तो उसे ऐसी घृणा की नजर से देखा जाता है कि नहीं, ये सक्सेसफुल आदमी नहीं है क्योंकि ये इसकी सरकारी नौकरी नहीं है। परंतु आज जब लड़ाई की बात आएगी तो ये वही लोग आपकी सरकारी नौकरी बचाने के लिए आएंगे जिन्हें सरकारी नौकरी से कोई सरोकार नहीं है। और आज आंदोलन की जब हम रूपरेखा की बात करते हैं तो मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं हम इस भारत में ये कर देंगे, हम उस बात में वो कर देंगे, लेकिन अपने छोटे भाई और अपने बच्चे से घर पे ये क्या कहते हैं, साले बाहर निकल के ना वहाँ मत चला जाइए, पहले नौकरी की तैयारी कर ले, तुझे जो है IAS बनना है।
क्योंकि आईएएस उन्हें अपने बच्चे बनाने हैं, लेकिन सूली पे चढ़ाने के लिए दूसरे जो प्रोफेशन के लोग हैं वो आगे आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होगी। चद्दर अगर गंदी है तो पूरी धोएगी, एक कोने से नहीं धोई जाएगी। अगर समानता की लड़ाई लड़नी है तो इस लड़ाई के अंदर सबको सहयोग देना पड़ेगा। और कब तक हमें ये सोचना होगा कि कब तक सरकारी नौकरी के 2% के रिजर्वेशन के लिए और नौकरियों के लिए कि सीमित होकर हमें आंदोलन करना है या नहीं करना। अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि सिर्फ उन बच्चों के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी है जिनकी नौकरी नहीं लग रही, तो बिल्कुल गलत है। अगर इस आंदोलन को हम सिर्फ इस सीमित दायरे तक रखते हैं कि उन बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही और उनके ऊपर से मुकदमा वापिस कराना है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुकदमा किसी के ऊपर भी हो, सरकारी के ऊपर हो, गैर सरकारी के ऊपर हो, स्टूडेंट के ऊपर हो, मजदूर के ऊपर हो, कारोबारी के ऊपर हो, उन सबको हमें बचाना है। तो जिस प्रकार हमारे आंदोलन की रूपरेखा को हमें तय करना है, उसी प्रकार हमें यह सोचना है कि भविष्य की रूपरेखा कितने दिन के अंदर, 3 साल बाद नहीं। 3 साल में तो या तो डिस्चार्ज हो जाएंगे या उन्हें सजा हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होना। महीने 2 महीने में ये किसी की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ललित वरुण आएंगे, वो सबको कॉल करेंगे, आप आओगे कॉल करोगे, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये आपके ऊपर समाज का कर्ज है कि आप इस समाज को क्या देके जाते हो। जब आप कहते हो कि आप बाबा साहब के बच्चे हो, तो पे बैक टू दी सोसाइटी के नाम पर आपने अपने जीवन में क्या दिया, ये आपको डिसाइड करना है। ये हर उस व्यक्ति को डिसाइड करना है जो कहता है कि हम बाबा साहब की वजह से यहां पर हैं और हम इस आंदोलन को चलाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमें सब कुछ नहीं चाहिए आंदोलन के लिए। हमें चाहिए तो सिर्फ आपका जज्बा चाहिए, हमें चाहिए तो आपका सहयोग चाहिए, हमें चाहिए तो आपके जो मन में समाज के प्रति जो टीस है, उस टीस को आप धरातल पे लाके देखिए। अगर आप उस धरातल को पे नहीं ला सकते तो बेकार है। आप डिस्कवरी चैनल देखिए या स्टार प्लस देखिए और घर पे सोइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी 1856 में आगरा में कह के चले गए थे, टीवी और बीवी वाली बात, और आज भी वही है कि आप नाटक देखिए और सो जाइए। हम आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं कि एक ललित ने एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो मैंने वो 150 ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया और मैंने फेसबुक पे फॉरवर्ड कर दिया, हमारी सामाजिक लड़ाई खत्म, हम जीत गए लड़ाई। क्योंकि हर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हमारी लड़ाई बहुत बड़ी चल रही है। परंतु जब धरातल की बात आती है तो 2000 ग्रुपों में मैसेज करने के बाद अगर 20 व्यक्ति भी नहीं आते तो ये सामाजिक लड़ाई के आंदोलन के हथियार नहीं है। हमें हथियार बदलने होंगे, हमें उसी संगठन पे, उसी दिशा पे काम करने होंगे। जब वो कच्चे वाले लोग सुबह 6 बजे उठ सकते हैं तो हमारे तो मजदूर लोग हैं, इन्हें 7 बजे उठने में भी अगर आज आफत आ रही है तो ये दिक्कत की बात है। पूरा परिप्रेक्ष्य हमें चेंज करना पड़ेगा। हम आज यहाँ पर संयुक्त मोर्चा समिति की जो मीटिंग के लिए आए हैं तो हमें तय करना होगा कि हमारी अगली रूपरेखा क्या होगी, हमारी अगली मीटिंग क्या होगी। अगर आप ये मानिए कि अगर आप भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल प्रेस क्लब में बैठ के अपनी बात को रख सकते हैं तो इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको भविष्य में कभी नहीं मिलेगी। पहले ऐसे होता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक भी मीटिंग्स नहीं होने दी जाती थी, परमिशन नहीं मिलती थी। परंतु आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, लड़ाई के सारे हथियार हमारे पास तैयार हैं, परंतु उन हथियारों को ना तो हम यूज करना चाहते हैं और ना ही जानते हैं। और अगर जो जानते भी हैं अब वो उसको चलाना नहीं चाहते। अगर हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हमें स्वतंत्रता का, अब देखिए ये मुझे नहीं पता कि नॉन एडवोकेट्स क्या सोचते थे 2 अप्रैल के आंदोलन के बारे में, परंतु मैंने हर एडवोकेट्स को अपने समाज के कोई एक ऐसा एडवोकेट बता दीजिए पूरे भारत में जिसने आपसे 1 रुपए का डिमांड किया हो अपने समाज का। जिस समाज के इस तबके को, वकालत के तबके को आप घृणित नजर से देखते हैं कि नहीं ये कुछ बेकार आदमी इसलिए वकील बन गए, ना। समाज में सबसे ज्यादा जरूरत आज भी आपकी बात रखने के लिए हक परस्ती में जब कभी रायशुमारी होगी, हक परस्ती में जब कभी रायशुमारी होगी, वहां सबसे पहले आवाज तुम्हारी होगी। और वो आवाज जो है आपके अधिवक्ता लोग उठाएंगे, आपके जो सोशल स्ट्रगल हैं वो उठाएंगे, जो आपके इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उठाएंगे, सभी उठाएंगे। लेकिन उस आवाज में आपकी आवाज का होना जरूरी है। अगर आपकी आवाज चुप हो जाती है, आप कहते हो कि राजनीति के कारण वो ये हुआ, सामाजिकता के किसी कारण से नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अकेले थे और अकेले ने ही उन्होंने क्रांति लाई। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ लेकिन वो आंदोलन विफल रहा। उसे अब हम सफल कैसे करेंगे, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब भी नेक्स्ट कोई मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग्स के अंदर लगभग कुछ भी ना हो तो भारत के हर राज्य से 1 या 2 लोग होने चाहिए। और अगर हम भारत के अंदर ही 30 से दूनी 60 लोगों को नहीं बुला सकते तो बेकार है हमारा किसी भी प्रकार का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना। मोबाइल हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, कम्युनिकेशन हमारे पास है, सब चीज हमारे पास है, परंतु क्या नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है।
हमारी सोच ये है कि अगर इसका पोस्टर में फोटो लगा हुआ है तो इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हमारी सोच ये है कि अगर इसने कॉल की है तो हो सकता है ये पैसे कमा रहा होगा। वो 3000 साल से एक एटीएम में पैसे डाल रहे हैं, उस एटीएम का हिसाब वो कभी नहीं मांगते, मगर अगर मैंने आपसे 50 रुपए की पर्ची कटा ली तो मेरे पीछे 50 आदमी लग जाएंगे। इसने 100 रुपए की पर्ची कटाई, समाज के नाम पे बेच के खा रहा है। तुमने कभी उस व्यक्ति को, उस एटीएम को उंगली उठाई जिसमें आप हर महीने 2 महीने उसमें पैसे डालते हो, जो उनके एटीएम चल रहे हैं, परंतु आप उन पर क्वेश्चन रेज नहीं करोगे। केस क्वेश्चन रेज करोगे जो आगे लीड कर रहा है। अगर लीड कर रहे हैं साहब काशीराम तो आप उन पे क्वेश्चन रेज करते हो। लीड कर रही है बहन जी तो आप उन पे क्वेश्चन रेज करते हो। लीड कर रहे हैं ललित जी तो आप उन पे क्वेश्चन रेज कर रहे हो। लीड जो भी कर रहा है उन पे सिर्फ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रेज होते हैं हमारे लोग करते हैं। परंतु ये समय ये नहीं है कि हमें आपसी मतभेद रखने हैं, हमें लड़ाई के लिए तैयार होना है। और लड़ाई की इस तरह से हमें लड़ना है कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, हम अपने भारत का इतिहास बदल देंगे। और इतिहास बदलने के लिए हम आज यहां बैठे हैं और यहां से प्रण करके हमें जाना है कि हम कुछ करेंगे, कि हम कुछ करेंगे। कि अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। कि अगर सब खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में आग नहीं लगेगी, तो घर में आग तो लगेगी। ये तो हजारों साल से लगाते आ रहे हैं, तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। और जो लीगल लड़ाई है, मैं चाहता हूं कि इस पर एक लीगल एक्सपर्ट की, एक नेशनल लेवल की एक टीम बनाई जाए, सुनील कुमार आजाद जी के नेतृत्व में, या हमारे जितने भी वरिष्ठ एडवोकेट्स के नेतृत्व में। जो आपकी लड़ाई आप सड़कों पे लड़िए, हमारी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे। और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दिल्ली में जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं और मेरी टीम सारी आपके साथ होगी। और दिल्ली में ही नहीं, जैसे कि मैं तो आज पहली बार मैंने जब सुनील कुमार आजाद जी का देखा तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मेरा 100 ग्राम खून वैसे ही बढ़ गया कि कम से कम कोई व्यक्ति तो अपना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अगर ये सीमित सिर्फ 2 अप्रैल के मुकदमों तक है, तो एक लीगल टीम बनाई जाए जो कि नेशनल लेवल पे हो, और वो उसको आपको हर महीने केस की स्टेटस रिपोर्ट दे कि उसमें चार्जेस फ्रेम हुए हैं, नहीं हुए, चार्जेस के अगेंस्ट में आप गए हो या नहीं गए, सारे मुकदमों का क्लब हुआ है या नहीं हुआ, डिस्चार्ज कितने हुए हैं, कन्विक्टेड कितने हुए हैं, किस किस सेक्शन में चार्जेस हुए, तभी आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। अन्यथा लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। कि रही मन देख बड़े इनको लघु नजीज दारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो हमें सुई को भी साथ लेके चलना है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और सजेशन है कि लीगल टीम बनाई जाए, एक सोशल टीम बनाई जाए, एक कॉन्टैक्ट टीम बनाई जाए, एक रियलिस्टिक टीम बनाई जाए। ये सारी 3-4 टीमें बना के अगर हम इस आंदोलन को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, तो हम इसमें, इस मिशन में हो सकता है हम जल्दी कामयाब हो जाएं। और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि हमें चीजें संघर्ष से मिलती है, और इस मामले में भी हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपना तन मन धन से आप सभी के साथ हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।